दोस्तों, आप सभी का हमारे करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि फेडरेशन कप 2024 का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया था और इसमें नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर का थ्रो भी किया था। दोस्तों, इस सवाल का सही जो आंसर है वह है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। अब हम जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ जानकारी। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2018 में दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 में दिया गया। इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 2022 में दिया गया और भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से संबंधित है, मतलब जैवलिन थ्रो से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट भी बन गए थे। दोस्तों, ये जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वो 7 अगस्त को ही जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है वो 89.94 मीटर का है, जो कि इन्होंने 2022 में स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में हासिल किया था। दोस्तों, तो ये रहे नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ जानकारी, आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईसीसी जो है वो हर महीने में अपना एक प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है, मतलब कि एक महिला और एक पुरुष को। तो अप्रैल महीने की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन है समर जोसेफ, यशस्वी जायसवाल, कमिंदु मेंडिस और मोहम्मद वसीम। दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीसी का मुख्यालय वो दुबई में है और इनके जो सीईओ हैं वो जियोफ अलार्डिस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और इसके चेयरमैन हैं क्रैग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। दोस्तों, ये आप फैक्ट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। तो और इसका जो सही आंसर है वह है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। हम देखते हैं कि ये जो 2024 का साल है उसमें किसको किसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में समर जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, उनको पुरुष के लिए क्या चुना गया? प्लेयर ऑफ द मंथ। और महिला में एमी हंटर, जो कि आयरलैंड के हैं, उनको चुना गया था। फरवरी महीने में पुरुष के लिए यशस्वी जायसवाल को चुना गया और महिला के लिए अन्नाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको चुना गया। मार्च के लिए कमिंदु मेंडिस, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था और मैया वाउचर, जो कि इंग्लैंड की हैं महिला खिलाड़ी, उनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना था। और अप्रैल महीने में पुरुष में मोहम्मद वसीम, जो कि यूएई से हैं, उनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है और हैले मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आप याद रखेंगे, हमने जनवरी से अप्रैल तक के प्लेयर ऑफ द मंथ आपको बता दिया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, अमेरिका, स्पेन, ब्राजील या अर्जेंटीना? दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 का जो फीफा जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था और आज इसका जो विजेता है वो स्पेन था। कौन? स्पेन। और किसको हराकर बना था स्पेन विजेता? तो इंग्लैंड को हरा करके। और पहला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 1991 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में और अमेरिका इसमें विजेता रहा था। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आप दीजिए कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील जो है वो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि फीफा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 22वां हुआ था 2022 में, वो कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था और इसको कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराकर। ठीक है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। तो आप ये याद रखेंगे।
ठीक है। 22वां जो था वो 2022 में वो 22वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ, कतर में। और 2026 में जो है वो 23वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का के जो हेड हैं वो कौन है, कल्याण चौबे हैं। और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसकी स्थापना ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं जियानी इन्फैंटिनो। कौन, जियानी इन्फैंटिनो। रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुबर्तो कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित कप हैं। तो आप ये फीफा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई, 12 मई, 15 मई या 17 मई। दोस्तों, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो 2024 में मनाया गया है उसका थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट और प्रोटेक्ट बर्ड्स। प्रोटेक्ट इंसेक्ट, प्रोटेक्ट बर्ड्स। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है और इसका सही आंसर है 11 मई। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। इस सप्ताह में मनाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण दिवस है वो हम देखेंगे। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दोस्तों, स्वास्थ्य दिवस नहीं समझिएगा, स्वास्थ्य दिवस अलग है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस है। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। दोस्तों, संग्रहालय दिवस पे जो संग्रहालय से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आओ आगे देखते हैं। 18 मई को ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, विश्व एड्स दिवस नहीं है। जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है। रेलवे सिस्टम का नाम क्या है, फ्लोट है, ठीक है। इसका ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेसएक्स या जाक्सा। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लोट का जो फुल फॉर्म है वो फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक है। दोस्तों, जो फ्लोट है, जो पहला रेलवे सिस्टम है जो कि चंद्रमा पर बनाने की घोषणा की गई है वो नासा के द्वारा की गई है। दोस्तों, हम नासा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नासा का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। सॉरी, यहाँ वाशिंगटन गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और जो नासा है उसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, सभी के लिए फायदे, है ना। हाल ही में नासा ने मानव को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन शुरू किया है। याद रखिएगा, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस मिशन जो है वो किसने शुरू किया है, तो नासा ने। और किस लिए शुरू किया गया है, तो मानव को चंद्रमा पर भेजने के लिए। और जिसके तहत आर्टेमिस मिशन के तहत जो है वो पहले चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी कौन, तो क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच को जो है वो नासा चंद्रमा पर भेज रहा है और क्रिस्टीना कोच जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आपको पता है कि पहुंचने वाला पहला देश जो है वो हमारा भारत है, लेकिन जो दूसरा देश है वो कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है। याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है अमेरिका वो पहुंच चुका है। आगे चलते हैं, हम अपने इसरो के बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसे आप याद रखिएगा, इसका आदर्श वाक्य पूछा जाता है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 2035 तक जो है वो इसरो का लक्ष्य है कहाँ, चांद पर खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का। और 2040 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य भी है किसका, तो भारत का। चांद पर पहुंचने वाला जो चौथा देश है वो भारत बना, ठीक है। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन बना, भारत। और चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था, तो अमेरिका, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर पहुंचे थे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश है, पहला देश, तो वो है हमारा भारत। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी ने किसके साथ तर्कस अभ्यास का आयोजन किया है। एक युद्धाभ्यास है कौन, तर्कस।
उसका आयोजन जो है वो किसके साथ किया है भारत ने? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जापान? आपको बता दें दोस्तों कि यह जो है एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है और इसका जो है वो 2024 में 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। दोस्तों भारत जो है वो यूएसए के साथ जो है संयुक्त आतंकवाद विरोधी एक अभ्यास है तर्कस, उसका आयोजन जो है वो यूएसए के साथ करता है। ठीक है, हम जो दोस्तों बहुत सारे सैन्य अभ्यास देख चुके हैं, इसलिए हम इसमें नहीं देखेंगे। आपको अगर सैन्य अभ्यास देखना है तो मेरे पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ ऑनर ने किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों इसका ऑप्शन है सेला सुरंग, अटल सुरंग, सिंकुला सुरंग या जवाहर सुरंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है सेला सुरंग। सेला सुरंग को अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ ऑनर ने सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। जो सेला सुरंग है इसकी कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1300 फीट है, इसे याद रखेंगे। और ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में तेजपुर तवांग रोड पर स्थित है। कहाँ? तेजपुर तवांग रोड पर ये स्थित है। और इसको कौन बनाया है? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। किसके तहत? तो प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था दोस्तों? तो प्रोजेक्ट वर्तक, इसे आप याद रखेंगे। और इसका जो उद्घाटन है वो 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है? 1, 2, 3 या 4? इसमें दोस्तों जो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें वैसी यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाता है जिसकी स्थापना हुए अभी 50 वर्ष हुए हों या 50 साल से कम हुए हों। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। हमारे जो 2 यूनिवर्सिटी हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। किसमें? तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरला में है, इसको मिला है 81वां स्थान। और अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, इसको मिला है 96वां स्थान। और टॉप पे रहा है नांगयांग टेक्नोलॉजी सिंगापुर का। ये पिछले साल भी ये टॉप पे ही रहा था। और हाँ दोस्तों आपको याद होगा मैंने ये करवाया भी था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का जो JNU है उसको टोटल उस रैंकिंग में 20वां स्थान हुआ था और जो प्राप्त हुआ था। और जो भारत में इसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ था। किसे? JNU को, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। दोस्तों आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन सा मिसाइल? फतह 2। ईरान, मिस्र, पाकिस्तान या सऊदी अरब? दोस्तों इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसका जो मुद्रा है, करेंसी है, वो पाकिस्तानी रूपी है। इसके राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। पहले प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे वो थे लियाकत अली। और पाकिस्तान नाम जो है वो सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें हैं। कौन कौन सी? एक है समझौता एक्सप्रेस और एक है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन है सुल्ताना का सपना, रामचरितमानस, पंचतंत्र या हृदयावलोकन या इनमें से सभी को। दोस्तों इसका आपने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा। इसमें से जो सभी हैं वो सबको जो है वो यूनेस्को ने क्या? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। सुल्ताना का सपना, रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदयावलोकन को। देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो सुल्ताना का सपना
सुल्ताना का सपना जो है 1905 की बंगाली नारीवादी कहानी है, जिसे एक यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, जिसे बंगाल होगा यहाँ पे, जिसे बंगाल की एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक लेखिका बेगम रोकेया द्वारा लिखा गया था। इसे आप याद रखेंगे, बेगम रोकेया के द्वारा लिखा गया था। कौन? सुल्ताना का सपना। रामचरितमानस के बारे में आपको पता होगा कि तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने 300 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। और यह दुनिया के दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। कौन? पंचतंत्र। और सहृदय लोकलोकन जो है वो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया था। और इनको जो है क्या, तो यूनेस्को ने जो है वो किसमें शामिल किया है? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना लगाया है? 7.3%, 7%, 6.9% या 6.4%। आपको बता दें यूनाइटेड के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष है एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, ये आप फैक्ट्स याद रखेंगे। और इसका सही जवाब जो है वो 6.9% है। जो संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशंस है, वो भारत का जो अर्थव्यवस्था है 2024 के लिए उसका अनुमान कितना लगाया है? 6.9%। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल, दिलीप संघानी, आर शंकर रमन या रवि शंकर। दोस्तों इसका सही आंसर है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो संविधान में जो है वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है। कहाँ? तो भाग 5 में। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 26 के तहत क्या जारी कर सकता है? तो रीट जारी कर सकता है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया जो हाल ही में पोर्टल है वो कौन कौन से हैं? तो सुपेश पोर्टल, फास्टर पोर्टल, सुभाष पोर्टल और सुस्वागतम पोर्टल। ये ऐसे पोर्टल हैं जो कौन लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो DY चंद्रचूड़ हैं, है ना। और फर्स्ट CJI कौन थे? हीरालाल जेकानिया। और प्रथम महिला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी वो कौन थी? फातिमा बीबी। और इनका जो है वो निधन हो गया है हाल ही में। कपिल सिब्बल 1995, 1997 तथा 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब 3 बार ये पहले भी रह चुके हैं और ये इनको चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान, चीन या जर्मनी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान ने जो है वो अपना पहला जो है वो दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है। और इसकी स्पीड जो है वो हमारे जो 5G है उससे करीब 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं जापान के बारे में कुछ। तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, मतलब उगते हुए सूर्य का देश। ठीक है, जापान का आप ये मैप भी देख सकते हैं, ये रहा आपका जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। और यहाँ के जो PM हैं वो हैं फूमियो किशिदा। और इसके जापान का जो संसद है उसका नाम क्या है? तो डाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है? के श्रीकांत और चेतन आनंद ने, HS प्रणय और के श्रीकांत ने, के कश्यप या चेतन आनंद ने, सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी ने? दोस्तों ये जो है थाईलैंड ओपन का ये मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि थाईलैंड ओपन जो है ये किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। और बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं। तो थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, सुधीरमन कप, चड्डा कप, है ना, तथा रहमतुल्ला कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। दोस्तों आपको पता होगा हमने हाल ही में उबेर कप के बारे में भी पढ़ा था, तो वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सात्विक साईराज और
चिराग शेट्टी के बारे में। तो फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब भी है जो इन्होंने जीता था, और अभी थाईलैंड ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है वो मलेशिया में हुआ, जिसमें भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों देखते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में हुई थी और इसके मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके जो हेड हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, देखते हैं तो थॉमस कप और उबेर कप का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था, जो चेंगदू में हुआ था, जो कि चाइना में है। और दोनों को कौन जीता, उबेर कप और थॉमस कप, वो जो दोनों है वो चीन ने इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया। और थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। थॉमस कप मेल के लिए बैडमिंटन कप का है, और उबेर कप जो है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत का इसमें क्या है योगदान। तो भारत जो है वो 2022 का जो थॉमस कप है वो भारत ने जीता था, और भारत ने उबेर कप अभी तक नहीं जीता है ना। और 2025 का वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो गुवाहाटी में होगा। हमने अभी पढ़ चुका है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को 2023 में का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? साबिर अली, सुनील छेत्री, साहल अब्दुल समद या गुरप्रीत सिंह? दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कुछ और भी संन्यास लिए गए खिलाड़ियों के द्वारा, जिसमें एक हैं जेम्स एंडरसन जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और कॉलिन मुनरो ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, साई प्रणीत जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सौरभ घोषाल जो कि भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भी क्या किया है, संन्यास ले लिया है। और हाल ही में भारतीय फुटबॉलर जो हैं सुनील छेत्री, इन्होंने भी क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास इन्होंने ले लिया है। दोस्तों देखते हैं सुनील छेत्री की कुछ अचीवमेंट। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2011 में दिया गया था। पद्म श्री पुरस्कार जो है इन्हें 2019 में मिला था, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में ये जो है 4थे स्थान पर है, मतलब 4th पोजीशन पे हैं, और इन्होंने टोटल 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। फुटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी ये जो है पहली बार इसकी घोषणा की गई है। और विश्व फुटबॉल दिवस जो है कब मनाया जाएगा? तो 25 मई को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रेज प्लेकोविक, लॉरेंस बोग, पीटर पेलेग्रिनी या साइमन हैरिस? दोस्तों जो हम क्रोएशिया के बात करते हैं तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, और करेंसी है यूरो। यूरो अपनाने वाला ये नवीनतम देश है, और कैवा देश है? तो 20वां देश ऐसा देश है जिसने यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाया है, अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। और जो क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं जोरान मिलनोविक, है ना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंद्रेज प्लेकोविक जो हैं वो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ और प्रधानमंत्री हम देख लेते हैं दोस्तों। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। पुर्तगाल के जो पीएम हैं वो कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो। और स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। आइसलैंड के पीएम बने हैं बनर्जी बेनेडिक्टन। और फिलिस्तीन के पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और कांगो के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जुडिस सुमिनवा तुलुका। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम अगली बार जो इस महीने का जो करंट अफेयर का सेशन लाएंगे मंथली, उसमें और भी जो बने हैं जो नए प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, वो सारे हम कवर करेंगे। और इसमें जो भी करंट अफेयर आपको आज मिसिंग लगेगा, बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे हैं जो हमने छोड़ दिया है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है, और समय की भी थोड़ी कमी थी, तो इसलिए जो मंथली जो करंट अफेयर का सेशन आएगा वो इस बार लंबा होने वाला है, और वो सेशन मतलब बहुत ही बेस्ट होने वाला है, तो आप उसे भी जरूर देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 33वां जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन, पुष्पा भारती, प्रभा वर्मन या अमिताभ बच्चन? दोस्तों इसका राइट आंसर है अदिति सेन। अदिति सेन को 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और दोस्तों देखते हैं इन लोगों के बारे में भी। तो अमिताभ बच्चन के बारे में तो आपको पता ही होगा। और अभी देखते हैं एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो बी आर कंबोज को दिया गया। एबल पुरस्कार जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है माइकल तालगरंड को दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया। 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती यादें 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 के लिए दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मन को दिया गया रुद्र सात्विकम के लिए। असम वैभव सम्मान जो है रंजन गोगोई को दिया गया। दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है आपको पता है कि वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में एआई चैटबॉट हनुमान, एआई एक चैटबॉट है हनुमान, वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा या अडानी। दोस्तों जो चैट जीपीटी आप यूज करते हो वो चैट जीपीटी जो है वो अमेरिका के ओपन एआई कंपनी का है, और जो हमारा जो एआई चैटबॉट हनुमान लॉन्च किया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है, जो कि 11 भाषाओं में काम करेगा। कितने भाषाओं में? 11 भाषाओं में काम करेगा। इसका आप नाम याद रखिएगा, हनुमान। दोस्तों आपको इतना देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों आपको अगर मेरी मेहनत अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों।